हमारे पास टॉपिक है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको अभी पेज भेजा। ओके। तो शेयर कैपिटल का सर हम ऑडिट कैसे करेंगे? ओके। तो ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, यूजुअली देर आर 3 स्टेजेस इन द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आपको मालूम है, आपका 12th स्टैंडर्ड, आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग, आपका हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि कभी भी आप शेयर इश्यू करते हो तो 3 स्टेजेस होते हैं। सर कौन से 3 स्टेजेस? द फर्स्ट वन, एप्लीकेशन। ओके। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी का पैसा मिलता है, वो आपका फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। आप शेयर्स को अलॉटमेंट करो, करेक्ट, और पैसा ले लो, ये आपका सेकंड स्टेज है। थर्ड, मेकिंग कॉल्स एंड रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मांगो, पैसा मिल जाएगा। तो 3 स्टेजेस है, याद रखना, एमसीक्यू में जा सकता है। द प्रोग्राम ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन 3 स्टेजेस इज स्टेटेड बिलो। फर्स्ट, एप्लीकेशन। तो हमको 3 स्टेजेस डिटेल में देखने हैं, करेक्ट। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है? एप्लीकेशन। वेरीफाई द अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आया है उसको आपको वेरीफाई करना है नीचे की तरीके से, इन फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, चेक एंट्रीज इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक विद द ओरिजिनल एप्लीकेशंस। तो आपको एंट्रीज चेक करनी है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन कितने से मिली थी और आपने एप्लीकेशन की एंट्री कितने से अकाउंटिंग की है। चेक, वेरीफाई। दूसरा, check entries in the application and allotment book as regard deposit of money received with the application with those in the cash book। आपको मालूम है कि एप्लीकेशन का पहला सबसे पहले मिलता है, तो जितना पैसा मिला है क्या आपने उतना ही पैसा कैश बुक में डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, वो एक बार चेक कर लो। थर्ड, vouch amount refunded to the unsuccessful applicant with a copies of letter of regret। आपको ये भी मालूम है कि कभी भी एप्लीकेशन के साथ ज़्यादा पैसा आएगा तो हम वो पैसा रिफंड कर देंगे, और रिफंड करने के साथ आपको एक लेटर भेजना है। लेटर का नाम है द कॉपी ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं मालूम? दिलगिरी पत्र। कि आपने मेरी कंपनी में इंटरेस्ट रखा है बट हम आपके शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वो दिलगिरी पत्र लिख के वापस दे देंगे। और लास्ट, चेक द टोटल कॉलम इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक एंड कंफर्म द जर्नल एंट्री। तो ये डी पॉइंट क्या है? आपकी जर्नल एंट्री है, आपको आती है, एचएफए में आपने पढ़ी हुई है, 12th स्टैंडर्ड में भी, कि एप्लीकेशन में क्या एंट्री पास होती है। आपको मालूम है कि हम सेकंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन करके लिखते थे कि एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऐसा करके, याद हो तो थर्ड में आपको, सॉरी, फोर्थ में आपको यही चेक करना है कि आपकी जनरल एंट्री में जो डेबिट है, जो क्रेडिट है, उसका टोटल और वो रजिस्टर का टोटल मैच होना चाहिए। ओके, तो ये था एप्लीकेशन। अब बात करते हैं अलॉटमेंट। एग्जामिन डायरेक्टर्स मिनट बुक टू वेरीफाई द अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट क्या होता है कि डायरेक्टर्स के मिनट बुक में बोला गया होगा कि इतने शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो, तो वो आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट, कंपेयर कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट विद एंट्रीज इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक। सेकंड में आपको कंपेयर करना है कि कितने अलॉटमेंट लेटर्स आपने भेजे हैं, उसकी कॉपी को
आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री के साथ कंपेयर करना है। थर्ड में, trace entries in the cash book into the application and allotment book for the verification of amount collected on allotment। देखो, जब आप शेयर अलॉट किए होंगे तो उसका भी पैसा आया होगा और वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा। तो कितना अलॉटमेंट का पैसा आया और आपने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, वो दोनों सेम ही होना चाहिए। तो उसकी एंट्री वेरीफाई करो। नेक्स्ट, trace the amount collected on application as well as those on allotment from the application and allotment book into the share register। आपको मालूम है कि जिसके भी शेयर आप एक्सेप्ट कर देते हो फिर उसको ट्रांसफर शेयर रजिस्टर में करना होता है। तो क्या आपने वो ट्रांसफर किया? जितने भी एप्लीकेशन का पैसा आया था, जिसके भी पास से अलॉटमेंट का पैसा आया था, क्या आपने उसको शेयर रजिस्टर के बुक्स में ट्रांसफर किया? वो चेक कर लो। नेक्स्ट, check whether the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on such application have been received by the company। तो प्रोस्पेक्टस में बोला गया है कि मिनिमम इतनी अमाउंट तो हमको मिलनी चाहिए। क्या इतनी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ कंपनी को मिली है? चेक दैट amount payable on the application on every security is not less than 5% of the nominal amount of security of such other percentage or amount as may be prescribed by the SEBI। तो आपकी नॉमिनल वैल्यू से 5% कम एप्लीकेशन में पैसा नहीं मिलना चाहिए। आई अगेन रिपीट, आपकी नॉमिनल अमाउंट से 5% कम अमाउंट का एप्लीकेशन अमाउंट नहीं मिलना चाहिए। या तो सेबी ने जो प्रिस्क्राइब किया होगा वो अमाउंट, उससे कम पैसा नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा बट कम नहीं मिलना चाहिए। अब सोचो कि कम पैसा मिला तो सर क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड and sum payable on subscription is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus or such period as may be specified by the SEBI। सेबी ने जो पीरियड स्पेसिफाइड किया है वो पीरियड में वो मिनिमम अमाउंट नहीं मिली है, या तो हमने जब प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था उस तारीख से 30 डेज हो चुके हैं बट वो मिनिमम अमाउंट हमको नहीं मिली है। Check that amount received above is returned within a period of 15 days from the closure of the issue। तो जिस दिन ये इश्यू क्लोज हुआ था उस दिन से 15 दिन में आपको ये पैसा वापस दे देना है। याद रखना, 15 दिन देते हैं वो लोग आपको कि 15 दिन में जिसके भी पास से पैसा लिया है उसको वापस कर दो। एंड इफ इन केस द अमाउंट इज नॉट रिपेड विद इन सच पीरियड, जो आपने वो पीरियड में पैसा वापस नहीं किया, डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट, तो डायरेक्टर्स डिफॉल्ट में जाएगा, सेल जॉइंटली और सेवरली बी लायबल टू रिपे दैट अमाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और आपको वो ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? 15% पर annum, करेक्ट। तो इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो याद रखना, ये पूरा जो जी पॉइंट था ना वो एमसीक्यू में बहुत काम लग सकता है। हाँ, और लास्ट पॉइंट क्या है? आपकी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे आप? तो आपको मालूम है शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो आपके अलॉटमेंट की अमाउंट और आपकी जर्नल एंट्री की अमाउंट वो दोनों मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आपको कॉल करना है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। ओके, तो कब करना है इसके लिए रिजोल्यूशन,
examine the director's resolution making the call. ओके, तो डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया था कॉल के रिलेटेड, तो वो आपको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट, वेरीफाई या वाउच द अमाउंट रिसीव्ड विद द काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट। कॉल का जो पैसा आया है उसकी काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट जो बनाई है वो और अमाउंट रिसीव्ड वो दोनों मैच कर लो। कई बार क्या होता है, रिसिप्ट तो आप बना लेते हो पर उतना पैसा जो आप बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए था ना वो आप नहीं करते, तो यहाँ पे आपको लूप होल्स दिखेगा। ट्रेस पोस्टिंग of the amount received from the call book and the cash book into the share register। तो कॉल बुक में जितना पैसा आपको मिला है उसका पोस्टिंग, और वो पैसा फिर आपने कैश बुक में डाला और कैश बुक्स में से वो पैसा शेयर रजिस्टर में गया, तो आपको ये सब कुछ परफेक्टली चेक करना है। कॉल की क्या एंट्री पास करते हो आप? टाइटल टू कैपिटल, आपको याद आया होगा। तो वेरीफाई द जर्नल एंट्री डेबिटिंग द कॉल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग शेयर कैपिटल द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्यू। मान लो कि आप पैसा मांगने गए, ऐसा कोई पर्सन है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से आपको पैसा नहीं दे पाया, दैट इज पॉलिसी एरियर्स, वो भी आपको एक बार चेक करना चाहिए। ओके, और कॉल्सिन एरियस है तो उसकी नोट रखो। नेक्स्ट, जनरल। ये 3 स्टेजेस हमारे फिनिश हुए, इसके बाद ये जनरल पॉइंट्स हैं। असर्टेन दैट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स allotted does not exceed the authorized and issued capital, and that allotment were made in accordance with the condition contained in the prospectus। आपको मालूम है कि आपने जितने शेयर की एप्लीकेशन रखी है उससे ज़्यादा शेयर की एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते लाइफ में। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा कभी भी आप पैसा नहीं ले पाओगे। प्रोस्पेक्टस की जो कंडीशन है उस हिसाब से क्या आपने अलॉटमेंट किया, ये आपको चेक करना है। सी द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैव बीन फाइल्ड विद द आरओसी। तो आपको ये भी चेक करना है कि अलॉटमेंट का रिटर्न क्या आपने आरओसी में फाइल किया है। Extract balance of shareholders account contained in the share register and tally that total with the balance in the share capital account। तो हर एक शेयर होल्डर का अकाउंट का बैलेंस शेयर रजिस्टर में कितना है वो सब का टोटल करो, तो वो टोटल शेयर कैपिटल के टोटल के साथ मैच होना चाहिए। मान लो कि आपने किसी इफ द इश्यू वाज अंडर रिटन, examining the contract with the underwriters to ensure that all obligations under the contract have been fully satisfied। मान लो कि वो मिनिमम 5% अमाउंट आपको नहीं मिलेगी तो आपको ये पूरा इश्यू कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपने पहले से ही अंडरराइटर्स रखे हैं कि जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो बाहर वाले सपोर्ट करेंगे, तो उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन आपने फुल्ली सेटिस्फाइड की है कि नहीं की है, वो आपको चेक करना चाहिए। वाउट द पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, आपको कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट भी चेक करना चाहिए। अब ये सोचो कमीशन कब देना है, ब्रोकरेज कब देना है। तो फर्स्ट, बाय प्रेफरेंस टू द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो जब अंडरराइटर्स होंगे तो अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ेगा, एंड जब आपके शेयर नहीं बिकते हैं और आपने ब्रोकर्स को अपॉइंट किया है तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, see that the company has delivered share certificate within 3 months after the allotment of any of its share in accordance with the procedure laid down under section 53। याद रखो कि आपको शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को देना है। कब देना है? जब आपका शेयर अलॉटमेंट फिनिश हो जाए। जैसे ही शेयर अलॉटमेंट फिनिश होता है
कंपनी को 3 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेट दे देना है। याद रखना, एमसीक्यू में काम लगेगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्या है? शेयर इश्यूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने शेयर इश्यू तो किया है, बट आपको पैसा कैश में नहीं मिलेगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच shares have been allotted should be transferred to, and the allotment confirmed by reference to the minutes of the board of directors। तो आपने जो शेयर अलॉट किए हैं should be referred to and allotment confirmed by, allotment किसने कंफर्म किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिनट्स में। Sometimes, in view of the nature of the transaction, it may be difficult to know whether an allotment is for cash or for a consideration other than cash। तो समटाइम ट्रांजेक्शन का नेचर के हिसाब से हम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो, हम जान नहीं पाते कि अलॉटमेंट का पैसा हमको कैश में मिला है या कंसिडरेशन अदर देन कैश है। फॉर इंस्टेंस, allotment of share in adjustment of a debt owed by the company। तो कंपनी का कोई डेप्ट है और डेप्ट के सामने कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं। इन सच अ केस, if the allotment is made in adjustment of a bona fide debt payable in a money at once, the allotment should be considered as against cash। तो आपको वो डेप्ट में नॉर्मली तो कैश देना चाहिए था या तो चेक देना चाहिए था, पर आप उसकी जगह पे आप अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हो। तो जो शेयर दे रहे हो वो अभी आपको ऐसा ही कंसिडर करना चाहिए कि आपने कैश दिया है। ओके, this position should be kept in a view when inquiring into the matters stated in section 227 subsection 1a। Against, if the shares are allotted on a cash basis through the amount is actually paid later, it should constitute an allotment against cash। मान लो कि अभी आपने शेयर दिया है, फिर बाद में आप के पैसा कैश में दोगे, करेक्ट, लिखा है कि थ्रू द अमाउंट इज एक्चुअली पेड लेटर, तो आपको वो भी देखना है कि इट शुड कॉन्स्टिट्यूट एन अलॉटमेंट अगेंस्ट कैश। तो नॉर्मली इन एस वाई बी कॉम एच एफ ए में क्या हुआ था, याद हो तो, हमने मशीनरी वेंडर के पास से परचेज किया था और वेंडर को हमको पैसा देना था। तो वेंडर को पैसा देने के जगह हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, करेक्ट, और वो वेंडर वो शेयर बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पर आप कभी भी ऐसा काम करोगे, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन द मिनट्स। ओके, दूसरा कुछ नहीं। नेक्स्ट, आपने शेयर इश्यू किए हैं प्रीमियम से। आपको मालूम है कि आप शेयर प्रीमियम से इश्यू कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, बराबर। वेर अ कंपनी हैज इश्यूड शेयर्स एट अ प्रीमियम दैट इज एट द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो आपकी कंपनी के शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पैसा आपने लिया है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम, वेदर फॉर कैश और अदरवाइज। Section 52 of the Companies Act 2013 provides that companies shall transfer the amount received by its as securities premium to security premium account and state the means in which the amount in account can be applied। तो आपने नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा जो पैसा आया है उसको एक सेपरेट अकाउंट में अकाउंटिंग करना है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन where a company issues share at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of premium received on those shares shall be transferred to security premium account, and provision of this act relating to the reduction of share capital of a company shall apply।
एज इफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वापस वही बोला है कि आपको टोटल प्रीमियम की अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ओके। दूसरा, ये आईएमपी कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का एप्लीकेशन आईएमपी कर दो। एमएसयू में आपको यहाँ से एमसीक्यू आने वाला है। तो आप कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को? तो सबसे पहला, टुवर्ड द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो आपको एसवाईबी को में मालूम ही है कि बोनस शेयर आप तभी इश्यू कर सकते हो जब आपके पास फुल्ली पेड अप शेयर्स है। करेक्ट। तो याद रखना कि इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो जो शेयर्स आपने कंपनी में अभी तक इश्यू नहीं किए हैं, करेक्ट, मेंबर्स को, उसके अंदर आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेट मीन्स, देखो ये आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, बी पॉइंट देखा। इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, in writing of the expenses of or the commission paid or discount allowed or any issue of shares or debentures of the company। तो कंपनी के कोई भी एक्सपेंस, कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है, फिर वो इश्यू ऑफ शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, उनका कोई भी एक्सपेंस, उसका कोई भी कमीशन, उसका कोई भी डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। In providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference share or of any debenture of the company। आपने ये चैप्टर भी पढ़ा है एसवाईबी को में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, दोनों चैप्टर आपने पढ़े हैं। जब आप लोग मेरे को 100 रुपये देते हो और फ्यूचर में मैं आपको 110 रुपये दूंगा, करेक्ट, तो मैंने जो ज़्यादा दिया 10 रुपये, करेक्ट, वो है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर, करेक्ट। तो ये मेरा लॉस होगा। आपको याद है कि आप क्या एंट्री पास करते थे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, और उतनी ही अमाउंट का आपको लॉस अकाउंटिंग करना पड़ता है। आप प्रीमियम को क्रेडिट करते थे और लॉस को डेबिट करते थे, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकते हो। और आपको मालूम ही है हम ये एंट्री पास करते थे सबसे लास्ट में, याद हो तो। And the last one is for the purchase of its own shares or other securities। मार्केट में से आपको अपने ही शेयर्स परचेज करने हैं, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है? इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके। एज पर सेक्शन 54 of the Companies Act 2013, the employees may be compensated in the form of sweat equity shares। Sweat equity shares means equity share issued by the company to employees or directors at a discount or for a consideration other than cash for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है सर? कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इश्यू करेगी या तो डायरेक्टर्स को इश्यू करेगी डिस्काउंट से, या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों सर? क्योंकि उसके पास टेक्निकल नो हाउ है, उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन होता है, कंपनी का एक की पर्सन है, करेक्ट। तो उसके पास जो नॉलेज है उसके बिहाफ में मैं उसको ये शेयर दे रहा हूँ, फिर वो डायरेक्टर्स हो या एम्प्लॉयज़ हो, तो उसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स। The auditor may see that
The sweat equity share issued by the company are of a class of shares already issued. The following conditions are fulfilled. क्या आपने यही शेयर पहले से इश्यू किए हुए थे? तो ऑडिटर को फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन? सबसे पहले तो कभी भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो क्या कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन इश्यू हुआ था, ऑथोराइज किया था? वो एक बार चेक कर लो। सेकंड, द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन। तो रिजोल्यूशन में कितने शेयर्स थे, उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी, कंसिडरेशन कितना हुआ, इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू whom सच इक्विटी शेयर आर टू बी इश्यूड। आपने कौन से डायरेक्टर को या किस टाइप के डायरेक्टर को या तो कौन से एम्प्लॉय को आपने ये इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं वो भी देखो। Not less than 1 year has, at the date of such issue, elapsed since the date on which the company had commenced the business. By कंपनी चालू होने से 1 साल के अंदर आप ऐसा शेयर इश्यू नहीं कर सकते। आपको ऐसा शेयर इश्यू करना है तो कंपनी को एटलीस्ट 1 साल के बाद करना पड़ेगा। हाँ, याद रखना, ये एमसीक्यू में जाएगा। Where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity share are issued in accordance with the regulation made by the SEBI, Securities and Exchange Board of India, and in this behalf, and if they are not so listed, the sweat equity share are issued in accordance with such rules as may be prescribed. जो आपके इक्विटी शेयर कंपनी के लिस्टेड है तो आपको सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और लिस्टेड नहीं है तो आपके पास जो प्रिस्क्राइब रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। द राइट्स, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोविजन एज आर फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर शैल बी एप्लीकेबल टू द स्वेट इक्विटी शेयर। तो जो राइट्स, जो लिमिटेशन, जो रिस्ट्रिक्शन सिंपल इक्विटी शेयर को मिलता है वो सारे राइट, सारे लिमिटेशन, सारे रिस्ट्रिक्शन स्वेट इक्विटी शेयर को भी है। And the holder of such share shall rank pari passu with other equity shareholders. It means बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो राइट्स अवेलेबल है वो सारे राइट स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को भी है। दैट मीन्स इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि तेरे पास स्वेट इक्विटी शेयर है तो तेरे को ये राइट नहीं है, मेरे पास नॉर्मल शेयर है तो मेरे पास ये राइट है। ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम रैंक पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, कॉल्स पेड इन एडवांस। देखो, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे आओगे और बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए। इसके बजाय मैं तेरे को एक फुल अमाउंट एक ही साथ कर देता हूँ एडवांस में। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉल्स पेड इन एडवांस। फिर वो एप्लीकेशन के भी साथ हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है। ये आपने एचएफए में देखा हुआ है। A company, if permitted by articles, may accept from the members either the whole or part of the amount remaining unpaid on any shares held by him as calls in advance, but amount so received cannot be treated as a part of the capital for the purpose of any voting rights until the same become presently payable and duly appropriated। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो क्या कंपनी के पास ऐसा कोई राइट है कि वो एडवांस पैसा ले सकती है? क्या आर्टिकल्स में लिखा है कि आप टोटल अमाउंट या एनी पार्ट अमाउंट ले सकते हो एडवांस? पहले चेक कर लो। जो भी पैसा एडवांस में मिलता है आप उसको ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते कि वो कैपिटल का एक पार्ट है, क्योंकि सामने वाला तो यही सोचेगा कि कैपिटल का पार्ट है, मेरे को वोटिंग राइट से मैं वोटिंग कर सकता हूँ। नहीं, जब तक तेरा पैसा ये ड्यू नहीं होता है तब तक तेरे पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है।
A company, if so authorized by its article, may pay dividend in proportion to the amount paid upon each share, where a larger amount is paid upon the some shares than that on others. तो कंपनी को आर्टिकल्स में ऑथोराइज कराना पड़ेगा कि हमको डिविडेंड देना है, तो कितनी अमाउंट का डिविडेंड पर शेयर दीठ हमको देना है. Unless the company exercise the right as aforementioned, the shareholder who have paid calls in advance would be entitled to receive interest at the rate specified in the articles. अब आप लोग ये सोचोगे कि सर मैं एडवांस पैसा दूंगा तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा. तो आप एडवांस पैसा दोगे तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी जो आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड किया होगा. द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस so chargeable against profit also can be paid out of capital when profit are not available for such payment. वैसे तो आपको ये इंटरेस्ट प्रॉफिट में से देना चाहिए, बट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आप कैपिटल में से भी पैसा ये दे सकते हो. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस repayable along with interest accrued thereon before any part of the capital is returned to shareholders. मान लो कि ये कंपनी का वाइंड अप हो गया, तो कॉल्स इन एडवांस का पैसा वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, और वो भी अपनी खुद की कैपिटल का पैसा देने से पहले. याद रखना, हाँ मैंने क्या बोला. कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है दैट मीन्स कंपनी क्लोज हो रही है, तो कॉल्स इन एडवांस का पैसा विद इंटरेस्ट आपको शेयर होल्डर को वापस देना पड़ेगा. किससे पहले. शेयर होल्डर का कैपिटल का पैसा देने से पहले.